वेलकम टू मैथ माइंड। इस चैनल में आपका स्वागत है। हम 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, आज है हमारा चौथा लेक्चर है। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ें, क्या होता है उसके बारे में पढ़ें। फिर रासायनिक समीकरण पढ़ें कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है। और पिछले लेक्चर में ये हम पढ़े हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, यानी कि समीकरण जो होता है 2 तरह का होता है, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। पिछले लेक्चर में पढ़े कि हम समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण का क्या क्या लाभ है। अगर हमको रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन भाग लेता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, उसको समीकरण में लिखते हैं H2 + O2 ऐसे कुछ लिखते हैं। तो इससे हमारा क्या क्या लाभ होता है, इस तरह लिखने से रासायनिक समीकरण का लाभ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या होता है, देखिएगा रासायनिक समीकरण के उपयोग से सबसे पहले क्या होगा, समय की बचत होगा। क्या होगा, समय की बचत होगा। क्या होगा, समय की बचत होगा। जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए हम जल बना रहे हैं। क्या बना रहा है, जल बना रहा है। जल कैसे बनता है, H2 + O2, H2O। ये हम समीकरण लिख दिए, बहुत आसानी से कम समय में लिख दिए। बट अगर इसी को हम समीकरण के रूप में ना लिखकर किसी शब्द के रूप में लिखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 2 अणु प्लस ऑक्सीजन का 2 अणु, ये दोनों मिलकर तीर चिन्ह का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, दोनों मिलकर जल बन रहा है। इतने चीज को प्रदर्शित करने में हमको अच्छा खासा टाइम लग गया, आप भी देख चुके हैं। तो इसको समय की बचत करने के लिए हम रासायनिक समीकरण का यूज कर रहे हैं। सिर्फ लिख दिए H2 + O2 तीर चिन्ह H2O। इससे हमको यह पता चल गया हाइड्रोजन के 2 अणु, 2 लिखा हुआ है तो 2 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु, दोनों आपस में अभिक्रिया करके, ये तीर चिन्ह बस ये बताता है कि अभिक्रिया इस तरफ से शुरू हुआ है और इस तरफ हो चुका है, यानी इस तरफ प्रतिफल है, इस तरफ अभिकारक है। जो पदार्थ भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और जो पदार्थ बन चुका है उसे प्रतिफल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा H2O क्या था, प्रतिफल था। तो रासायनिक समीकरण के उपयोग से सबसे पहले क्या हो गया, हमारा समय की बचत हो गया। दूसरा, रासायनिक समीकरण के उपयोग से हमें कागज की बचत होती है, अर्थात कम क्षेत्रफल के कागज पर भी बड़े समीकरण आसानी से लिखा जा सकता है। कुछ देर पहले ही हम लिखे तो ये पूरा बोर्ड भर गया था। जैसे हम लिखे थे ऑक्सीजन के 2 अणु और हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं, तो इतना लिखने में हमारा कहीं न कहीं 3-4 लाइन जरूर भर जाएगा। बट अगर हम समीकरण का यूज करते हैं तो सिर्फ एक लाइन में अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े समीकरण हमारा क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से लिखा जा सकता है, यानी परिपूर्ण हो जाता है। बट अगर हम समीकरण का यूज नहीं करते हैं तो हमारा कागज़ का भी एरिया ज़्यादा लगता है। तो आप
अगर समझें रासायनिक समीकरण के उपयोग से हमें क्या होता है, कागज की बचत होती है, अर्थात कम क्षेत्रफल के कागज पर भी बड़े से बड़े समीकरण को लिखा जा सकता है। तो दूसरा लाभ पढ़ चुके हैं कि रासायनिक समीकरण से क्या होता है, बस कागज का बचत होता है, यानी कि कम क्षेत्रफल के एरिया के कागज पर भी बड़े से बड़े समीकरण लिख सकते हैं। अब तीसरा हम देखते हैं, तीसरा क्या होता है, तीसरा हमारा होता है रासायनिक समीकरण के मदद से हमें एक निश्चित प्रतिफल की मात्रा प्राप्त करने के लिए अभिकारक के द्रव्यमान का परमाणु द्रव्यमान लिखिएगा, परमाणु द्रव्यमान का एक निश्चित अनुपात पता चल जाता है, पता चल जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण के उपयोग से हमें क्या पता चलता है, अगर मान लीजिए हम कोई प्रतिफल बनाना चाहते हैं या कोई भी पदार्थ बनाना चाहते हैं, नया पदार्थ बनाना चाहते हैं, तो हमें कितना अनुपात में अभिकारक को मिलाना है ये हमें पता चल जाता है। किसके मदद से, रासायनिक समीकरण के मदद से। किसके मदद से, रासायनिक समीकरण के मदद से। ये हमारा तीसरा फायदा हो गया, किससे, रासायनिक समीकरण से। अब चौथा फायदा की बात करते हैं। चौथा फायदा में दिखेगा केमिस्ट्री का एक ही लैंग्वेज है। केमिस्ट्री का क्या लैंग्वेज है, हाइड्रोजन को हम केमिस्ट्री में सभी जगह H से सूचित करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई HE से सूचित करेगा। हाइड्रोजन को जब भी हम सूचित करेंगे H से सूचित करेंगे। हाइड्रोजन को किससे सूचित करेंगे, H से। अगर आप तमिल जानते हैं, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, फ्रांसीसी जानते हैं, कुछ भी जानिए, सभी लैंग्वेज में हाइड्रोजन को आप किससे सूचित करेंगे, H से सूचित करेंगे। ऑक्सीजन को किससे सूचित करेंगे, O से सूचित करेंगे। यानी कि अगर कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी पर्सन कोई भी लैंग्वेज जानता है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस उसको पता होना चाहिए H का मतलब हाइड्रोजन होता है, वो किसी भी लैंग्वेज का रहे उसको समझ में आ जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के इस समीकरण में क्या बन रहा है और कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है। तो चौथा देखेंगे हम कि क्या इससे फायदा होता है। रासायनिक समीकरण की उपयोग से भाषा में होने वाली दिक्कतों को कम किया जा सकता है। अर्थात वैज्ञानिक को रासायनिक समीकरण
समीकरण की उपयोग से भाषा के लिए कोई भी समस्या नहीं होता है। अब देखिएगा चौथा हम क्या बोले कि रासायनिक समीकरण के उपयोग से भाषा में होने वाली दिक्कतों को कम किया जा सकता है, यानी कि ख़त्म कर दिया जा सकता है। जो भी जानेगा कि हाइड्रोजन का मतलब H होता है, वो कहीं भी लिखा देखेगा कि H2+O2, यानी कि यहाँ पर H का मतलब हाइड्रोजन होता है, O का मतलब ऑक्सीजन होता है, वो खुद अपने दिमाग में समझ जाएगा। वहाँ पर लिखा नहीं है कि ये ऑक्सीजन है, O का मतलब ऑक्सीजन है, वो पहले से ही जान चुका है, केमिस्ट्री पढ़ चुका है, वो जानता है कि O का मतलब ऑक्सीजन होता है, H का मतलब हाइड्रोजन होता है। जैसे वो जान गया कि H और हमारा यहाँ देखिएगा H2+O2 जल बना रहा है, तो यहाँ हम ये नहीं जान रहे हैं, यहाँ हम ये नहीं जान रहे कि इसको हिंदी में कैसे लिखें। मान लीजिए कोई लिख दिया हाइड्रोजन, और कोई वैज्ञानिक है चाहे कोई व्यक्ति है, ये हिंदी लैंग्वेज जानता ही नहीं है, ये हिंदी लैंग्वेज जानता ही नहीं है, तब तो उसको केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आएगा। ये जो अभिक्रिया हुआ वो तो समझ में नहीं आएगा। अब लिख दिया कोई हाइड्रोजन, लिख दिया हाइड्रोजन में H से सूचित कर दिया, बस H से सूचित कर दिया। केमिस्ट्री के किसी भी लैंग्वेज में हाइड्रोजन को H से ही सूचित किया जाता है, यानी कि केमिस्ट्री में सभी लैंग्वेज में H से सूचित किसको किया जाएगा, हाइड्रोजन को सूचित किया जाएगा। ये सभी को पता है, जो भी केमिस्ट्री पढ़ेगा ये सभी को पता रहेगा, उसको भाषा से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो चौथा का मतलब समझ गए। चौथा लाभ क्या है हमारा, रासायनिक समीकरण के उपयोग से भाषा में होने वाली दिक्कतों को कम किया जा सकता है, यानी कि खत्म किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या सीमाएं हो सकती है। कोई भी चीज़ दुनिया में 100% आइडियल नहीं है, सभी चीज़ का कुछ न कुछ डिमेरिट है। जैसे हमारे मोबाइल ही है, मोबाइल 100% सही नहीं है, उसका भी कुछ न कुछ डिमेरिट है। ठीक उसी तरह केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण का भी कुछ सीमाएं हैं, मतलब कि एक कहाँ तक कुछ क्या बता सकता है ये हम जानेंगे। कुछ ऐसा चीज़ भी है जो हमें नहीं बताता है रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण के मदद से हमें यह नहीं पता चलता है कि जो हमारा प्रतिफल बना है वो गैस है या द्रव है, गैस है या द्रव है। पहला रासायनिक अभिक्रिया की सीमाएं में पहला क्या है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं समीकरण लिख लीजिएगा। समीकरण की सीमाएं हम पढ़ रहे हैं। रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या क्या है, रासायनिक समीकरण के भी कुछ डिमेरिट होती है, उससे आगे ये नहीं बता सकता है। तो रासायनिक समीकरण में बने प्रतिफल का अवस्था की जानकारी नहीं हो पाती है। जैसे H2+O2 बना, अब H2O क्या है, ये हम तो जानते हैं H2O जल है, बट अगर हम ये जानते ही नहीं कि H2O है क्या, H2O है क्या, तब हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि H2O लिक्विड है कि सॉलिड है कि गैस है, यानी कि द्रव है, ठोस है, गैस। ये हमें रासायनिक समीकरण पता नहीं चलता। रासायनिक समीकरण से हमें पता नहीं चलता कि जो हमारा प्रतिफल बना वो द्रव है कि गैस है कि ठोस है, ये हमें नहीं पता चलता। हाँ हमें पता चलता है, बट उसको हम इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ हम एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम डिमेरिट्स पढ़ रहे हैं, इसका क्या क्या सीमाएं हैं। अब दूसरा देखिएगा, रासायनिक समीकरण में हम बताए, पहले लेक्चर में ही बताए थे कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो ऊष्मा का उत्सर्जन भी हो सकता है, अवशोषण भी हो सकता है।
ऊष्मा का उत्सर्जन भी हो सकता है, अवशोषण। उत्सर्जन का मतलब ऊष्मा निकलना, ऊष्मा क्या होगा, निकलेगा, अभी जो अभिक्रिया हुआ उसे निकलेगा। और ऊष्मा का अवशोषण यानी कि ऊष्मा घट जाएगा, क्या होगा, ताप उसका घट जाएगा, यानी कि जो भी उसका पहले से जो ऊष्मा उसमें था वो भी ऊष्मा क्या हो जाएगा, कम जाएगा, नहीं ताप घट जाएगा। तो एक होता ऊष्मा का अवशोषण, एक होता ऊष्मा का अवक्षेपण। तो रासायनिक समीकरण से हमें यह नहीं पता चलता है कि अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हुआ है या ऊष्मा का अवक्षेपण हुआ है। तो दूसरा लिमिट देखिएगा क्या है, रासायनिक समीकरण से हमें यह पता नहीं चलता कि अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हुआ है या उत्सर्जन। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में हमें पता नहीं चलता है, रासायनिक समीकरण के मदद से हमें रासायनिक अभिक्रिया का ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन पता नहीं चलता है। ये हमारा क्या हो गया, एक लिमिट हो गया, कुछ लिमिट तक ही हमारा रासायनिक समीकरण बता पाता है कि इसकी क्या क्या फ़ायदा है। रासायनिक अभिक्रिया में हम सबसे पहले फ़ायदा तो पढ़ चुके कि इसमें पेज की कमी होती है, पेज कम यूज कर लेंगे और क्या होगा, समय की बचत होगा। अब हम इसका लिमिट भी पढ़ रहे हैं कि रासायनिक समीकरण से हमें पता नहीं चलता है कि इसमें अभिक्रिया में क्या होगा, उत्सर्जन होगा या ऊष्मा का अवशोषण होगा। अब देखेंगे, देखिए रासायनिक अभिक्रिया कुछ स्थिति में भी होता है, जैसे कोई कितना टेम्परेचर पर होगा, कितना प्रेशर पर होगा। तो कुछ अभिक्रिया जो होता है सो प्रेशर देने पर होता है, कुछ अभिक्रिया टेम्परेचर देने पर होता है। तो रासायनिक समीकरण में हमें यह भी नहीं पता चलता है कि कितना टेम्परेचर दिए हैं और कितना प्रेशर दिए हैं। तीसरा सीमा क्या है, रासायनिक समीकरण की मदद से हमें अभिक्रिया पर पड़ने वाला दबाव या ताप की जानकारी नहीं देता है, जानकारी नहीं होता है। यानी कि रासायनिक समीकरण में हमें यह नहीं पता चलता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है वो कितना ताप पर हुआ है, कितना प्रेशर पर हुआ है। तो ये भी एक इसका लिमिट है। तो ये लिमिट तीसरा हो गया। अब हम चौथा लिमिट क्या पढ़ते हैं, देखिए रासायनिक अभिक्रिया में हमें यह नहीं पता चलता है कि अभिकारकों के कितनी मात्राएं खर्च हो चुकी है। जैसे H2 + O2 है तो H2 का कितना मात्रा खर्च हुआ, ऑक्सीजन का कितना मात्रा खर्च हुआ, ये हमें नहीं पता चलता है। तो चौथा सीमा क्या है, रासायनिक समीकरण की सहायता से हमें यह पता नहीं चलता कि अभिकारक के कितने मात्राओं का
नष्ट हुआ है। रासायनिक समीकरण में हमें यह पता नहीं चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का कितना नष्ट हुआ है, ये हमें पता नहीं चलता है। तो ये हम आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ें कि रासायनिक अभिक्रिया का क्या रासायनिक समीकरण का क्या क्या लाभ है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का सीमाएं क्या क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के लाभ में, रासायनिक समीकरण के लाभ में हम पढ़ें कि इससे कागज़ की बचत होती है, समय की बचत होती है, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई लैंग्वेज जानता हो वो बस उसको पता होना चाहिए, H का मतलब हाइड्रोजन होता है, O का मतलब ऑक्सीजन होता है, ये सब समझ में आएगा उसको, तो उसको उस रासायनिक समीकरण से कोई मतलब कि दिक्कत नहीं होगा उसको रीड करने में। अब समीकरण की सीमाएं में हम क्या देखें कि इसमें क्या होता है, हमें ताप न दाब ये सब कुछ नहीं पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने दाब पर हो रहा है, कितने ताप पर हो रहा है। इसमें यह भी नहीं पता चलता है जो प्रतिफल बना है वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है। अब है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी हमारा रासायनिक अभिकारक यानी कि जो भी भाग लेता है पदार्थ, उसको जो प्रतिफल बनने के लिए जो भी मात्राएं नष्ट होती है ये हमें पता नहीं चलता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपको अगर अच्छा लगता है तो बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि अच्छे वीडियो आपको क्या हो, सबसे पहले आप तक पहुंचे। और केमिस्ट्री के इस लेक्चर में धन्यवाद।